Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 26th of May 2020, Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers, and inspiration of the day is you learn something every day if you pay attention. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. 500 plus flights take off amid chaos. After the instruction of Union government, domestic flights were resumed from May 25. However, number of administrative, legal and operational chaos had created many problems. कल जब फ्लाइट्स रिज्यूम हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैसेंजर्स को भी फेस करनी पड़ी और एविएशन कंपनीज को भी फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द अनक्लियर गाइडलाइंस। और कई सारी तो फ्लाइट जो थी वो बिफोर फ्यू मिनट्स कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन क्लियरेंस और लीगल नॉन क्लियरेंस। कुछ लीगल इश्यूज़ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी या कुछ फ़्लाइट्स में सफिशिएंट बुकिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से भी कुछ ऐसी फ़्लाइट्स जो थी वो कैंसिल कर दी गई और लास्ट मोमेंट पे जो पैसेंजर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़े। तो पैसेंजर्स ने डिलाइट और डिस्पेयर दोनों की कंडीशन फेस करी। हालांकि कल अगर बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 39,000 जो पीपल थे उन्होंने फ्लू किया डे 1 में। सेवरल हंड्रेड रिमेन स्ट्रैंडेड ड्यू टू द लास्ट मिनट कैंसिलेशन। और कई सारे जो हैं वो लास्ट मिनट कैंसिलेशन के कारण एयरपोर्ट पे ही खड़े रह गए। 33% अप्रूव्ड कैपेसिटी समर शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को रिज्यूम किया। इवन कुछ फ़्लाइट्स पे तो बहुत ही कम पैसेंजर थे, 10 से भी कम पैसेंजर्स थे, बट फ्लाइट्स ने ऑपरेट किया उन 2 या 3 पैसेंजर्स को भी ले करके। जो ऐसा नंबर बताया जा रहा था, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बोला था कि अप्रॉक्सीमेटली 532 फ़्लाइट्स जो है वो रिज्यूम करेंगी मई 25 से। जो एक्चुअल नंबर था वो 410 का था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि प्रॉबेबली वंदे भारत ऑपरेशंस की भी फ़्लाइट इसमें इंक्लूड कर ली गई होंगी। नॉर्मल डेज़ में इस समर शेड्यूल में 3000 फ़्लाइट्स जो है डोमेस्टिकली ऑपरेट करती हैं डेली। और अगर बात करें एवरेज पैसेंजर लोड कितना रहा तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज पैसेंजर लोड 55% का रहा। कुछ फ़्लाइट्स में 10 से कम भी पैसेंजर टर्न अप हुए, जैसे कि दिल्ली जयपुर और दिल्ली देहरादून की जो फ़्लाइट्स थी उसमें 2 और 3 पैसेंजर्स ही थे, बट फ़्लाइट्स ने रिज्यूम किया। और कुछ फ़्लाइट्स ऐसी थी जिनमें बल्क पैसेंजर्स देखने को मिले, जस्ट लाइक दिल्ली टू उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इन सारी फ़्लाइट्स में बहुत सारे पैसेंजर्स देखने को मिले। Short duration visitors including business travelers will not be required to undergo isolation in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर रही थी। इट वॉज नॉट रेडी टू ऑपरेट द फ्लाइट्स और द एयरपोर्ट्स। उसमें उन्होंने एक और मॉडिफिकेशन लाया कि ऐसे विजिटर्स जो कि बिजनेस पर्पस से आ रहे हैं महाराष्ट्र में और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विजिट कर रहे हैं, से 1 to 2 hours 3 hours, उनको आइसोलेशन में जाने की या क्वारंटाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन go or they can visit their sites without going into isolation and they can go back to their respective place। तो ऐसे बहुत सारे लीगल गाइडलाइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस और ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं जो कि ना कि पैसेंजर्स को क्लियर थे और ना ही कंपनीज़ को क्लियर थे, जिसके कारण कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। डेटा की बात करें तो 17% की कैपेसिटी से पहले दिन में जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट हुई। अप्रॉक्सीमेटली 39,000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, 55% एवरेज लोड रहा। और कुछ जो लास्ट मिनट कैंसिलेशन हुआ वो क्वारंटाइन मेजर्स को लेकर के लास्ट मिनट कैंसिलेशन हुआ, जिससे कुछ ऐसे पैसेंजर्स जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर इसी फ़्लाइट्स और एविएशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कल दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को ऑर्डर किया है कि वो लास्ट जो मिडल सीट है जो ऑक्यूपाइड, जिसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ये कह रही थी कि मिडल सीट को लेफ्ट आउट छोड़ या अनऑक्यूपाइड रखना चाहिए बिकॉज ऑफ द मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अलाउ कर दिया है कि वो मिडल सीट को भी ऑक्यूपाई कर सकती है और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट भी किया है कि गवर्नमेंट शुड बी मोर कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द सिटीजन रादर देन हेल्थ ऑफ द एयरलाइंस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। प्रमोटर्स टू सेल 2.75% इन भारतीय एयरटेल फॉर $1 billion। In line with Reliance Jio and GSK, Bharti Airtel, that is Bharti Telecom, is also going to sell its small stake in order to raise the
फंड्स। भारती एयरटेल जो है उसका जो टेलीकॉम SBU है, दैट इज़ भारती टेलीकॉम, दैट इज़ गोइंग टू सेल इट्स स्टेक इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन। $1 बिलियन का फंड रेज करने के लिए भारती एयरटेल 2.75% का अपना स्टेक ब्लॉक डील के थ्रू सेल आउट करेगी, ये इस न्यूज़ में कहा गया है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि ये बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो रिलायंस जियो हो, GSK हो, चाहे वो भारती एयरटेल हो, वाई दे आर गोइंग टू सेल देयर स्टेक, क्योंकि हम सभी को पता है इस पैंडमिक की सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं। इसके बावजूद भी कंपनीज जो हैं वो सेल पे अपने स्टेक को क्यों सेल कर रही हैं। अगर आप ये कह सकते हैं, अगर बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज़ कोविड-19 की सिचुएशन को यूज़ करते हुए, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को यूज़ करते हुए इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी टैप कर रही है अपने फंड को रेज करने के लिए, या जैसे कि अगर जियो की बात करें, या अपने आप को डेट फ्री बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड भारती एयरटेल जैसी कंपनी जो कि बहुत लॉस में चल रही हैं, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज़ नहीं हैं, उनके लिए कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है कि उनका ऑलरेडी वो लॉस में चल रही हैं और उन्हें और पैसे की ज़रूरत है अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी वो फंड रेज कर रही हैं मार्केट में जा कर के। अब ये अपना जो स्टेक है 2.75% या किसी प्राइवेट वेंचर को या वेंचर कैपिटलिस्ट को सेल कर रही नहीं, ये ब्लॉक डील के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इस अपने स्टेक को सेल करेगी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ प्रमोटर्स। जो टेलीकॉम के प्रमोटर्स हैं उनको और एक्सपेंड करने के लिए 2.75% का स्टेक जो है वो ब्लॉक डील के थ्रू सेल करेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ब्लॉक डील्स क्या होती हैं। तो अगर हम बहुत सिंपल टर्म में समझना चाहें कि ये ब्लॉक डील क्या होते हैं, ब्लॉक डील इज़ अ ट्रेड विद अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 5 लाख शेयर और अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 करोड़। मतलब 5 लाख के या तो शेयर, आप 5 लाख शेयर्स बेच रहे हो या उनकी वैल्यू मिनिमम 5 करोड़ हो, executed through a single transaction on a special block deal window that is only for 35 minutes. Window is opened only for 35 minutes. मतलब 5 लाख शेयर्स हों जिनकी मिनिमम वैल्यू 5 करोड़ हो, 5 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम 5 करोड़ होनी चाहिए, जिसको आप ब्लॉक डील विंडो के थ्रू सेल करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में। और वो विंडो कितनी देर के लिए ओपन होती है? ओनली फॉर 35 minutes. Market regulator SEBI has also made it mandatory for a stockbrokers to disclose on daily basis the block deals made through data upload software. तो जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनको सेबी को भी डेली अपडेट करना होता है कि उन्होंने कितनी डील मेड आउट करी और कितनी जो डेटा अपलोड सॉफ्टवेयर में अपडेट करी, सेबी को डेली अपडेट करना होता है कि कितनी ब्लॉक डील पर डे हुई। तो अगर हम बात करें अदर कंपनीज़ की, तो हम जैसा कि हमने रिसेंटली देखा, रिलायंस जियो ने भी 5 डील्स करी हैं जिसमें उसने अप्रॉक्सीमेटली 78,000 करोड़ का जो फंड रेज किया है। GSK ने भी अपना जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो उसका स्टेक था 25,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, वो भी सेल आउट कर दिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एयरटेल भी अब बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला है इस पर्टिकुलर डील को लेकर के। हालांकि अभी रिसेंटली भारतीय एयरटेल की तरफ से कोई भी कमिटमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया गया। उन्होंने अभी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट भी नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स अवेलेबल विद द बिजनेस स्टैंडर्ड, भारती एयरटेल विल सेल अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन शेयर्स, 150 मिलियन शेयर जो है वो सेल करेंगे, जिसकी जो वर्थ है वो 2.75% इक्विटी की वर्थ है एयरटेल में। और अगर बात करें फ्लो प्राइस, तो फ्लो प्राइस जो है अप्रॉक्सीमेटली 558 रखा जाएगा, जो 6% डिस्काउंट है लास्ट क्लोजिंग प्राइस का। वो क्लोजिंग प्राइस कितना था? 593। तो उस पर 6% के डिस्काउंट पे जो शेयर का प्राइस है वो फिक्स किया गया है। JP Morgan जो है वो इस डील को हैंडल करेगा। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या परफॉर्मेंस रही, तो रिसेंटली जो फंड रेजिंग अनाउंसमेंट हुए हैं रिलायंस ने किए हैं और गैलेक्सी स्मिथ ने किए हैं, वो ये भी आप फंड रेजिंग अनाउंसमेंट देख सकते हैं। रिलायंस ने भी बहुत बड़ा राइट इशू किया था। और अगर हम बात करें एयरटेल के फाइनेंशियल्स की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एयरटेल है वो लॉस में चल रहा है। लॉस में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो इस समय लॉस में चल रही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जियो डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द जियो। ऑन द अदर हैंड, द वन ऑर्डर विच इज़ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, आपको पता होगा, मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज़ हैं
उनको उनके AGR ड्यूज जो हैं वो क्लियर करने के ऑर्डर दिए थे। वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, जो सारी कंपनीज को AGR ड्यूज जो प्रीवियसली उन्होंने हाइड किए थे गवर्नमेंट से, उसको क्लियर करने के ऑर्डर दिया था। उसकी वजह से बहुत सारी जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लॉस में ही चल रही हैं, अगर हम सिर्फ जियो को छोड़ दें तो इस न्यूज़ में इतना ही। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। NCLAT junks NCLT orders on MCA as a party in IBC cases। अभी रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर में उसने ये कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है MCA, वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं इंसॉल्वेंसी को लेकर के किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में, उसमें ऑटोमेटिकली एक पार्टी बन जाते हैं। इस ऑर्डर NCLT के इस ऑर्डर को कल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्वैश कर दिया और कहा कि दिस order given by NCLT is beyond its power and it is null and void and it is unnecessary imposing a new rule in compelling fusion। NCLAT ने कहा कि ये बियॉन्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की पावर के है, इसलिए नल एंड वॉइड है। वो ज़बरदस्ती कोई नया एक लॉ बना करके उसको कंपेली फैशन में डालना चाह रहे हैं, जबकि वो उनकी पावर के बियॉन्ड है और इसकी कोई ज़रूरत है नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को हर प्रोसीडिंग्स इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में एक पार्टी की तरह रखा जाए। अलाउंग द प्लिया फॉल्ड बाई MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्लिया फाइल करी थी, जिसमें उसने कहा था कि जो ये ऑर्डर है ये अगेंस्ट द पावर अगेंस्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और जो अपीलेट बॉडी है उसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के फेवर में जजमेंट दिया है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, जो कि नवंबर 22, 2019 को दिया गया था, प्रिंसिपल बेंच ने दिया था, उसको क्वैश कर दिया है। NCLAT ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया था? NCLAT has directed to make the MCA a party in all application filed under insolvency and bankruptcy कोड। IBC आपको पता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। IBC के तहत जितने भी इंसॉल्वेंसी के केसेस आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं, NCLT ने कहा था कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को एक बाय डिफ़ॉल्ट आप पार्टी बनाएंगे, जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। ऑथेंटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को बाय डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट पार्टी इन ऑल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रिलेटेड प्रोसीडिंग्स में बनाने का ऑर्डर NCLT ने दिया था, जिसको कल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट बॉडी है कंपनी एक्ट के तहत, उसने इस ऑर्डर को इम्पंजेंट ऑर्डर कहा है और कहा इट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द कोर्ट और बियॉन्ड द पावर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसको बोला इट इज़ given on the basis of material irregularity and patent illegality. That is why this particular verdict or the judgment given by NCLT has been quashed by appellate body। हालांकि appellate tribunal ने NCLT के इस ऑर्डर को बोला इट्स ओके, इट्स गुड, बट such wholesome blanket and omnibus directions cannot be issued in a single stroke। लेकिन इस तरह के ऑर्डर्स को ऐसे इमीडिएटली सिंगल स्ट्रोक में इशू नहीं किया जा सकता, और बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसका इस तरह से भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला जा सकता है। तो इस न्यूज़ में इतना ही। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 3। डिफेंस रिफॉर्म्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लुकिंग टू राइट द अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 20 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया था और उस पैकेज में बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किए थे इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। ऐसे इवन बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स थे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव थे, अगर उनको नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता तो हो सकता है गवर्नमेंट को अपोजिशन फेस करना पड़ता फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज़, बट गवर्नमेंट ने इस पैंडेमिक की अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया कुछ ऐसे रिफॉर्म्स को इंड्यूस करने के लिए जो कि आगे इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें एक रिफॉर्म था डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर को लेकर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 4th ट्रांच में बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किए जिससे की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी है या लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और एज़ पर देम दे आर रेडी टू प्रोवाइड द सर्विस टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। The recent reforms announced in defense sector are set to give the clarity on the procurement strategy।
अगर हम इंडियन डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज हैं जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी के तहत फॉलो अप होती हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, डिफेंस इक्विपमेंट का गवर्नमेंट को या डिफेंस इंडस्ट्री विंग्स को प्रोक्योरमेंट करना होता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जस्ट लाइक बाई इंडियन, डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर, आईडीडीएम भी बोलते हैं उसको। बाई इंडियन, बाई एंड मेक इंडियन, बाई एंड मेक, बाई ग्लोबल, मेक में लीज इंडियन, लीज ग्लोबल, बाई ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया अप टू 50% कैपेसिटी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस, प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस होते हैं, पॉलिसीज़ के अंडर आते हैं, जिसके तहत जो है वो इंडियन की जो डिफेंस आर्म है वो प्रोक्योरमेंट करती है इक्विपमेंट्स का, आर्म्स एंड आर्टिलरी का। हालांकि जो अभी रिफॉर्म्स इंड्यूस हुए हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि दैट दे आर गोइंग टू रिवाइज द प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द डिफेंस सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स कैन टेक पार्ट इनटू दैट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। बी इट अ सेपरेट बजट फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट, एक सेपरेट बजट का भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिसमें उस बजट के तहत जो हमारा डिफेंस आर्म्स और डिफेंस विंग है वो सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल का ही प्रोक्योरमेंट करेगी, स्टॉपिंग फेज वाइज इंपोर्ट ऑफ द इक्विपमेंट और सोर्सिंग द स्पेयर्स लोकली। जो स्पेयर पार्ट्स और आइटम्स होते हैं जो कि हमारे बेसिकली मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं, उन लोकल पार्ट्स को या आइटम्स को भी खरीदने के लिए या उसमें भी इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी मेजर गवर्नमेंट ले रही है अपने डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, डोमेस्टिक अपने प्रोक्योरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ये बेसिकली मेक इन इंडिया की जो स्कीम है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे वो महिंद्रा की ले लें या अदर कंपनीज, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रही हैं। जैसे एयर स्पेस हो गया, डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्टील में जो महिंद्रा को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है उसने कहा है दिस पैकेज इज़ अ होलसम पैकेज विद शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एलिमेंट। इट विल मेक द लोकल प्रोक्योरमेंट पार्ट्स और इक्विपमेंट अपवर्ड 40%। मतलब एज़ पर द महिंद्रा प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का जो ये रिफॉर्म आया है, जो रिफॉर्म्स मेजर गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये लोकल प्रोक्योरमेंट, जो पार्ट एंड इक्विपमेंट्स जो प्रोक्योरमेंट होता है उसको 40% तक इंक्रीज़ करेंगे। एंड कंपनी इज़ रेडी टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग वंस द गवर्नमेंट अनाउंस द लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी सोर्स लोकली। अभी गवर्नमेंट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट को लेकर के नहीं आई है। जब गवर्नमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट को लेकर के आएगी तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इस बात का वेट कर रही हैं कि वो एज़ पर देयर कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि अगर बहुत इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म हुआ उसकी बात करें तो वो रिफॉर्म ये था कि गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट थी वो पहले कितनी थी, 49% थी, उसको बढ़ा करके 74% कर दिया है। मतलब अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस पोर्टफोलियो में भी, जो कि पहले अलाउ नहीं था। क्यों अलाउ नहीं था? क्योंकि जो एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक सेक्टर हो गया, ये जितने भी सेक्टर होते हैं ये किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक मीन्स होता है ऐसा एरिया जो किसी पर्टिकुलर एंटिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले डिफेंस, एरोस्पेस और जो एटॉमिक सेक्टर है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि गवर्नमेंट के डिफेंस को, एरोस्पेस प्लान को या एटॉमिक प्लान को या न्यूक्लियर प्लान को कोई भी अदर कंट्री जाने या प्राइवेट प्लेयर्स के पास उस सारे प्लान का डिस्क्लोजर हो। इसलिए इस सारे सेक्टर्स में पहले जो था वो एफडीआई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था। बट गवर्नमेंट ने इस कोविड-19 की सिचुएशन को यूज़ करते हुए 74% तक का एफडीआई अलाउ कर दिया। अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ द नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो मेड अ सेपरेट बजट एलोकेशन फॉर एक्वायरिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड कैपिटल गुड। सेपरेट बजट एलोकेशन का भी प्रोविज़न रखा है। एक निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करने वाली है। निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट मतलब ऐसे सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी इंपोर्ट करने से। क्यों डिस्करेज करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो सारे पार्ट्स, वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारे आइटम्स उनको वो डोमेस्टिकली खरीदे, डोमेस्टिकली प्रोक्योर करे, जिससे कि जो उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा फ्लॉरिश करें और वो ज़्यादा मजबूत बने। तो पॉजिटिव लिस्ट को
का जो फॉर्मेशन है वो, निगेटिव लिस्ट, इंपोर्ट लिस्ट का जनरेशन, सेपरेट बजट एलोकेशन, इंक्रीमेंट ऑफ द एफडीआई लिमिट्स, ये सारे जितने मेजर्स हैं, इन सारे मेजर्स की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत कीन है कि गवर्नमेंट और ज़्यादा क्लियर गाइडलाइंस लेकर आए, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सके, तो कि इंडिया जो है फिर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो जाए। अभी क्या है, अभी जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज है, दे आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। क्या डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होगी, कैसे जो डिफेंस सेक्टर है वो, कैसे जो डिफेंस आर्म्स विंग्स हैं वो कैसे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगी, और क्या कौन से आइटम्स हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स में, और ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको इंपोर्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो भी डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लियर नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के रिफॉर्म्स ला करके जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी, और जो उसका डाउन टाइम है, कॉस्ट है किसी भी प्रोक्योरमेंट को करने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए जो डाउन टाइम लगता है वो भी रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री से डील करना है या फॉरेन कंपनी से डील करना है तो कम से कम 2 से 4 या 5 साल भी लग सकते हैं एक्चुअल प्रोक्योरमेंट होने का उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का। और अगर वही इक्विपमेंट हम डोमेस्टिकली प्रोक्योर करें तो बहुत कम टाइम में वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट हमारे डिफेंस विंग में इन्फ्यूज़ हो सकता है, उसमें एक्वायर हो सकता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर में अलाउ करती है। ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टर्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ बड़ी ही कंपनीज़ को फ़ायदा नहीं करेंगे जो कि लार्ज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इवन ये स्मॉल एंड मीडियम साइज़ इंटरप्राइजेज़ जो हैं उनको भी हेल्प करेंगे और इंडिया की एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करेंगे। क्योंकि जब इंडिया धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट हो जाएगा स्पेयर प्रोडक्ट्स को बनाने में, धीमे धीमे हम अपनी टेक्नोलॉजी को भी उतना अपग्रेड कर लेंगे, देन इंडिया कैन मूव टू एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक manufacture defense equipment rather than importing them. As of now there are no restriction with regards to import of spare. हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पेयर्स को इंपोर्ट करने में। अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट आप या डिफेंस का कोई आइटम आप स्पेयर में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया गिव्स ऑर्डर वर्थ $100 बिलियन अ ईयर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट। कितना एलोकेशन होता है? कम से कम $100 बिलियन का जो है वो ऑर्डर एक साल में इंडियन गवर्नमेंट देती है, और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है जिससे कि इंडिया जो है वो बहुत लुक्रेटिव मार्केट है ऐसी फॉरेन कंपनीज़ के लिए, ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि हमारी फ्रांस हो गया, हमारा यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, रशिया हो गया। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया से इसीलिए बहुत अच्छे या फेवरेबल रिलेशन बनाकर रखती हैं क्योंकि उनको पता है इंडिया उनके डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। The top sectors attracting FDI inflows are service, automobile and chemical. अभी तक इंडिया में जो सबसे ज़्यादा FDI आता है, जो ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा FDI अट्रैक्ट करता है वो सर्विस सेक्टर है, या तो ऑटोमोबाइल्स में या केमिकल्स में आता है। बट इस तरह के प्रोविजन से जो डिफेंस सेक्टर है वो भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन करके उभरेगा। दीज लार्ज प्रोजेक्ट्स कुड ऑल्सो बी अवॉर्डेड टू फॉरेन कंपनीज। तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी क्योंकि FDI का जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन फर्म्स जो कीन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि वो फॉरेन कंपनी से कॉम्पीट कर सके वो लार्ज प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए। तो कॉम्पिटेंसी बूस्टिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग भी इंडियन कंपनीज को करनी पड़ेगी। दीज आर द सर्टेन हाईलाइट्स। महिंद्रा ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिंग द कैपेसिटी। नेट FDI इनफ्लो कितना बढ़ गया है? नेट FDI इनफ्लो 14% बढ़ गया है इन ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019। हालांकि अगर हम 20 को छोड़ दें, 20 इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, तो अगर इसमें गिर भी रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील। अभी तक 19 तक जो हमारा नेट FDI फ्लो था वो 14.2% तक बढ़ा था। इंडिया जो है वो इन अ ईयर अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन का ऑर्डर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए देती है, जिसकी वजह से इंडिया जो है बहुत लुक्रेटिव मार्केट है ऐसे नेशंस के लिए जिनका डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे हेडलाइंस हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। डायरेक्ट टैक्स मॉप अप राइज 39% ऑन लोअर रिफंड। जैसा कि हमने कल की ही न्यूज़ में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे रिफंड्स किए हैं। हालांकि जो रिफंड्स का प्रॉमिस था उस प्रॉमिस के कंपैरिजन में जो रिफंड्स हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं, और
ऐसा ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि जो रिफंड हुए भी हैं वो पिछले कई सालों के ड्यूज़ थे, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिफंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और इसी न्यूज़ के आगे आप और न्यूज़ ये भी जोड़ सकते हैं कि रिफंड तो डिक्रीज़ किया ही है गवर्नमेंट ने, ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी डिक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रिकॉर्डेड अ 13% फॉल अप टू May 23 this year compared to the same period last year। 13% का डेक्लाइन देखा है ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में। दिस केम ऑन द बैक ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द आउटब्रेक। और इसका एक ही रीज़न है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ है। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन की वजह से बहुत सारा ऐसा सेगमेंट है जिसकी जॉब चली गई है, या बहुत सारा ऐसा सेगमेंट है जिसकी सैलरी जो है वो कट गई है, या बहुत सारा ऐसा भी सेगमेंट है जिसकी सैलरी डिफर्ड हो गई है, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो पेमेंट सैलरी का नहीं कर पा रही है। जब कंपनीज सैलरी का पेमेंट नहीं कर पा रही तो उनके लिए जो उस पर टैक्स देना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो डिफर्ड सैलरी पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, एक्रू टैक्स लग जाता है वो। तो इस सारे रीजंस की वजह से जो टैक्स कलेक्शन हुआ है वो भी 13% फॉल हुआ है। However, a sharp decline in disbursement of refunds by tax department has bumped up net collection, which rose 39% during this period। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात करें कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन क्या हुआ है, तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 13% का डिक्लाइन देखने को मिला है मई 23 तक। लेकिन अगर हम ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात करें, नेट टैक्स कलेक्शन, तो वो 39% इंक्रीज़ हुआ है। कैसे इंक्रीज़ किया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स रीफंड्स जो हैं वो बहुत कम कर दिए, तो उन कम टैक्स रीफंड्स ने कम टैक्स कलेक्शन को कॉम्पनसेट कर दिया है, जिससे कि जो इंडियन गवर्नमेंट का नेट रिवेन्यू पोजीशन है वो पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि पहले ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता था तो ज़्यादा रिफंड भी होता था। इस बार कम टैक्स कलेक्शन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कम रिफंड किया है इन ऑर्डर टू मेंटेन द पॉजिटिव रिवेन्यू पोजीशन। तो इसकी वजह से जो कल की न्यूज़ है जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 68% तक का फॉल देखा गया था किसमें, रिफंड प्रोसेस में, तो उस और 30% का फॉल देखा गया कलेक्शन में। तो कलेक्शन में कम फॉल है, रिफंड में ज़्यादा फॉल है, जिसने कि कलेक्शन को कॉम्पनसेट कर दिया है। और जो नेट कलेक्शन हो गया है वो 39% से बढ़कर आ रहा है। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन टू 91,646 करोड़ बिटवीन अप्रैल 1 एंड May 23 कंपेयर टू 1.05 ट्रिलियन इन कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। फाइनेंशियल ईयर 20 में कलेक्शन कितना था? 1.05 ट्रिलियन का था, जो इस बार 91,000 करोड़ तक का ही रह गया है। रिफंड वर्थ ₹16,000 करोड़ वर इशूड ड्यूरिंग दिस पीरियड, अ 68% फॉल कंपेयर टू द 51,000 करोड़ डिसबर्स लास्ट ईयर। तो 51,000 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिसबर्स किए गए थे, और इस फाइनेंशियल ईयर में कितने डिसबर्स किए? 16,000 के अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़। तो देख सकते हैं आप, जो रिफंड है वो कम हुआ है, और पिछले बार के कंपैरिजन में जब रिफंड कम किया तो गवर्नमेंट के पास जो एक्चुअली टैक्स बच रहा है, नेट रेवेन्यू बच रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। हालांकि जो इस बार का जो बजट का सेशन था, जो इसमें रिवेन्यू का टारगेट रखा गया, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब आरबीआई ने निगेटिव ग्रोथ प्रोजेक्शंस किए हैं, देन इट इज़ अ नीड टू रीलुक ऑन द बजट टारगेट्स फॉर रिवेन्यू कलेक्शन। जो रिवेन्यू कलेक्शन के जो एस्टिमेट्स थे जो इस बार बजट में रखे गए हैं, वो पिछले साल के जीडीपी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, या जो प्रोजेक्टेड पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ फोकास्ट है उसको ध्यान में रख करके लिए गए थे। बट चूंकि किसी को भी नहीं पता था कि कोविड-19 की सिचुएशन आएगी, तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोविड-19 की इंड्यूस पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसकी वजह से अब जो बजट इस बार का है उसका जो टारगेट हमने रिवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा था उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इन द अपकमिंग मंथ इवन नेट कलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू कम अंडर मोर प्रेशर वंस द बेस इफेक्ट वियर ऑफ। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनका कलेक्शन और अंडर प्रेशर में आएगा। एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी को तो अगर हम छोड़ दें, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो भी फॉल कर रहा है। कॉरपोरेट्स यहाँ तक अपने लोन नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, तो टैक्स देने की बात बहुत दूर तक है। रेंट है, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं, तो रेंट के थ्रू जो कलेक्शन होता था, तो रेंट हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, एम्प्लॉय सैलरीज हो गया, ये सब डेक्लाइन कर रहा है। तो इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और प्रेशर जनरेट होगा।
The RBI had on Friday said India's GDP growth would be in negative territory in financial year 2021 owing to the disruption in the Indian economy. तो आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि नेगेटिव टेरिटरी में जीडीपी रहेगी, और अगर जो ऑलरेडी फिक्स बजट टारगेट से जो इस बार के फाइनेंशियल बजट में 2020 के बजट में जो टारगेट फिक्स किए गए थे, अगर उस रिवेन्यू कलेक्शन के टारगेट को अचीव करना है तो ग्रोथ ऑफ 28% वुड बी नीडेड अगेंस्ट द अज्यूम रेट ऑफ 12% इन द बजट. बजट में रिवेन्यू कलेक्शन में कितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट करी गई थी? 12% की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया था, और ये कहा गया था कि हम अप्रॉक्सीमेटली 13.9 ट्रिलियन का रिवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा. बट चूंकि अभी मई तक जो है वो इकोनॉमिक डिसरप्शन रहा है, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये 13.19 ट्रिलियन का आपको टारगेट अचीव करना है तो 28.2% का ग्रोथ रेट आपको अज्यूम करना पड़ेगा कलेक्शन में, जो कि एक्चुअली और फेयरली नियरली इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कह रही है देयर इज़ अ नीड टू रीलुक ऑन द बजट टारगेट. तो इस न्यूज़ में इतना ही. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 5. ILO राइट्स टू PM रेजेस कंसर्न ओवर अमेंडमेंट्स टू लेबर लॉज. जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने सुमोटो अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है बहुत कुछ टाइम पीरियड के लिए, और बहुत सारे लेबर लॉज को जो है वो रिलैक्स कर दिया गया. स्टेट गवर्नमेंट के इसी डिसीजन के अगेंस्ट बहुत सारे जो लेबर यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने ILO में जाकर के कंप्लेन करी है कि इंडिया में बहुत सारे लेबर लॉज का जो है वो सस्पेंशन हो रहा है, एंड इट इज़ अगेंस्ट द बेनिफिट और द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स. तो उस पर संज्ञान लेते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर ऑफ कंसर्न लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, ILO ने बहुत कंसर्न एक्सप्रेस किया है, और प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि ऐसे बहुत सारे लेबर्स लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए या वेलफेयर ऑफ लेबर्स के लिए, उनको सस्पेंड करने से पहले गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, और गवर्नमेंट को लेबर्स की जो कंडीशन है, स्पेशली माइग्रेंट लेबर्स को, उनको ध्यान में रखते हुए लेबर लॉज में चेंजेस को अज्यूम करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए. और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यूनियन गवर्नमेंट का भी टेक पूछा है कि आपका क्या टेक है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन द प्रपोज टेम्पररी स्क्रैप्स ऑफ लेबर लॉज इन डिफरेंट स्टेट्स. हालांकि अगर हम पिछली न्यूज़ को देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो लेबर लॉज को सस्पेंशन बहुत सारे स्टेट्स ने किया है, यूनियन गवर्नमेंट भी उससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर रही थी. इवन कई सारे तो इश्यूज़ पर यूनियन गवर्नमेंट ने भी ऑब्जेक्शंस क्रिएट किया था कि आपने कैसे पर्टिकुलर ऑर्डर को या पर्टिकुलर लेबर को सस्पेंड कर दिया बाय प्रोवाइडिंग द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लेबर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. अंडर शेड्यूल 7 लेबर जो है था कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जॉइंटली हैव अ ज्यूरिडिक्शन ओवर लेबर इश्यूज़. तो दोनों मिल करके लॉ बनाती हैं. होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं या अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज करते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट उसको परमिट करता है, परमिशन देता है, एक्ट बनाता है. जब तक यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलती, यूनियन गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता उसको, तब तक कि कोई भी लेबर लॉ जो है वो किसी भी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है. तो जितने भी जो ऑर्डिनेंस प्रोवोक किए थे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उन सबको लेकर के यूनियन ने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, और स्टेट से कहा था कि वाई ऑल दीज लेबर चेंजेस. तो इसी में लेकर के ILO ने भी यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है और इंटरवीन किया है और अपना डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया है लेबर की सिचुएशन को लेकर के इंडिया में. और लेबर को भी रिलीफ देते हुए ILO ने कहा है कि ILO जो है वो ट्रेड यूनियन को इन्फॉर्म करेगा एनी की ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स दैट मे बी मेड बाय द इंडियन अथॉरिटी ऑन दिस मैटर दैट यू हैव रेज्ड. ILO ने कहा है, जो ट्रेड यूनियंस जो गई हैं ILO के पास, उनसे कहा है कि ILO उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करेगा जब कोई भी कमेंट उनके पास आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. ILO acknowledge the complaint raised by the union in light of the measures taken by the number of the state government to undermine labor legislation and international labor standard. अगर हम थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस जो हैं वो लेफ्ट एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस थी या कांग्रेस एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस थी जो कि ILO में गई हैं. BJP एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस नहीं गई हैं. ऐसी सारी ट्रेड यूनियंस जो कि एक्चुअली कांग्रेस एफिलिएटेड थी या लेफ्ट एफिलिएटेड थी, उन्होंने ही
ILO में अप्रोच किया है। इंडिया में अगर हम लेबर यूनियन की बात करें तो इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है कि इंडिया में जो ट्रेड यूनियन है, एवरी ट्रेड यूनियन इज़ पॉलिटिसाइज्ड। उसके पीछे बैकअप है किसका? एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन है वो लेबर के इश्यूज़ को सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं कर पाती और पॉलिटिकल इश्यूज़ में ही पड़ करके रह जाते हैं, या उनका या बोल सकते हैं कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। और ट्रेड यूनियंस जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो उनको सपोर्ट कर रही होती है, जो उनकी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके गोल्स को सेटिस्फाई करने में ही लगे रहते हैं। तो हम इसके पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बट जो ऐसा बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है कि जो भी ट्रेड यूनियन, जो लेबर यूनियन गई हैं ILO में, वो एक्चुअली कांग्रेस एफिलिएटेड और लेफ्ट एफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस ही हैं जिन्होंने जाकर के कंप्लेन करी है। अगर अब बात आती क्या ILO क्या है और क्या ILO इंडिया के लेबर लॉस को गवर्न कर सकता है, तो ILO इज़ द ओनली ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी सिंस 1999। मतलब 1919 में ये पार्टी जो ILO है इसका फॉर्मेशन हुआ था, और एक द ओनली ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी, एक UN एजेंसी की तरह काम करती है, और केवल एक ऐसी UN एजेंसी जो कि ट्राईपार्टाइट है। बेसिकली ये गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स को साथ में लाती है इन ऑर्डर टू सेट द लेबर स्टैंडर्ड, डेवलप पॉलिसीज एंड डिवाइस प्रोग्राम्स प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन। मतलब बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि लेबर के राइट्स को सिक्योर करना। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, अभी कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 187 मेंबर स्टेट्स हैं। इन सारे मेंबर स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ मिल करके ऐसी लेबर पॉलिसीज़ को डिवाइस करना जिससे कि जो लेबर सेक्शन है उसका कम से कम एक्सप्लॉयटेशन हो और मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या इसके पास ILO के पास अथॉरिटी है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लेबर लॉ को ये डायरेक्ट कर सकती है, कंट्री को डायरेक्ट कर सकती है कि इस तरह के लेबर लॉ इस तरह के लेबर लॉ ना लाओ। तो अगर हम ट्रीटीज़ की बात करें तो जो 187 मेंबर स्टेट्स हैं जब ट्रीटी साइन करते हैं तो कुछ सारी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो कि लीगली बाइंडिंग हैं। ऐसी कुछ ट्रीटीज़ हैं जो कि लीगली बाइंडिंग, मतलब कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर मेंबर नेशंस को ILO की बात माननी ही पड़ेगी लेबर रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के। और कुछ ऐसी ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस होते हैं जिसमें जो ILO है वो सिर्फ गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, बट दैट पर्टिकुलर ट्रीटीज़ आर नॉट एक्चुअली लीगली बाइंडिंग ऑन एनी मेंबर कंट्री। इट इज़ अप टू द मेंबर स्टेट वेदर टू फॉलो दैट ट्रीटी और नॉट। तो कुछ ट्रीटी जो हैं वो लीगली बाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रीटी जो हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो अब देखते हैं कि ILO का जो ILO ने जो कंसर्न रेज किया है इस पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या टेक होता है। अभी तक इस न्यूज़ में इतना ही। अब देख लेते हैं कुछ अदर छोटी छोटी न्यूज़ क्लिप्स। ILFS invites EIO for the stake in ONGC Tripura Power Unit। ILFS ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया है, अपना स्टेक जो उसका ONGC की त्रिपुरा पावर प्लांट में जो भी उसका स्टेक है उसको सेल आउट करने के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ये ILFS क्या है और इसने रिसेंटली क्या प्रॉब्लम फेस करी है एंड वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ गोइंग फॉर सेलिंग इट्स ONGC स्टेक। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़। नासकॉम फॉर पॉलिसी ट्वीक टू इनेबल लॉन्गर वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो। नासकॉम ट्रेड एसोसिएशन है IT कंपनीज़ की, जिसने ये वार्न किया है या इसने एक इशू रेज़ किया है कि वर्क फ्रॉम होम को लेकर के एक पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कि लॉन्गर टाइम तक वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो मेंटेन किया जा सके। क्योंकि प्रेजेंटली कोविड-19 की सिचुएशन को देख करके या बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पर आपने देखे हैं कि अगर कंपनीज ने ऑफिस रिज्यूम किया भी है तो वहाँ पर क्या हुआ है और कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए, तो उसको देखते हुए IT इंडस्ट्री बॉडी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, शॉर्ट में बोलते हैं NASSCOM, has written to the government asking for the measures to support its member entities with the pandemic, looking to set up the impact in the near term। और उसने कहा है कि ऐसे पॉलिसी मेजर्स की ज़रूरत है जो कि वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो को रेगुलेट करे। क्यों ऐसा नासकॉम ने कहा? क्योंकि बहुत सारे अगर हम बात करें अदर सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री, उनका वर्क फ्रॉम होम को लेकर के डिफरेंट टेक है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप थोड़ा सा इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
तो सारे इश्यूज़ को देखते हुए नास्कॉम ने बोला है कि अभी ज़रूरत है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए एक पॉलिसी मेजर लाया जाए जिससे कि जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे हर तरह के इंडस्ट्री में। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़, प्रोक्योरमेंट ऑफ अ वीट एक्सीड लास्ट ईयर्स लेवल। इस बार जो हमारा हार्वेस्ट हुआ है वीट का वो बहुत ज़्यादा हुआ है। पंजाब हो चाहे वो एमपी हो, हरियाणा हो, यूपी हो, सब ने अपना जो प्रोक्योरमेंट किया है वीट का वो पिछली बार के कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा है। बम्पर क्रॉप हुई है एंड इट इज़ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इन दिस कोविड-19 सिचुएशन जहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के पास, और अगर हमारा हार्वेस्ट बहुत अच्छा हुआ है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन एंड इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट न्यूज़, WHO हॉल्ट्स ट्रायल टू HCQ अवेट्स मोर सेफ्टी डेटा। WHO ने HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो ट्रायल था उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया और कहा है कि और ज़्यादा सेफ्टी डेटा की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा अभी आ रहे हैं बहुत अलग अलग कंट्रीज से जहाँ पर ये बोला गया कि HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ करने से बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में देखे जा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिन पर HCQ का यूज़ किया गया कोविड-19 के पेशेंट, वो हार्ट अटैक या हार्ट जैसी प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए WHO ने बहुत कॉशियस अप्रोच अप्लाई किया है और बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स जो चल रहे थे उनको फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया। बोला कि अभी कुछ ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, इसके बाद से इसका ट्रायल इंश्योर किया जाएगा। आज की न्यूज़ ऑफ द डे अगर हम देखें तो NCLAT Zhangza NCLT ऑर्डर ऑन MCA एज अ पार्टी इन IBC केसेस। तो आप NCLAT के बारे में और NCLT के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सो कंपनी लॉ के तहत इन दोनों ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। और MCA क्यों इस पर्टिकुलर जजमेंट में देख सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट। अगर आप कोई लॉ का कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हो बैंकिंग के लिए IBC को भी और ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे, इम्प्लीड मीन्स बात चलाना, अनटेनेबल अस्थिर और असमर्थनीय। ये दोनों ही न्यूज़ हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़ के कंटेक्स्ट में ही देखे थे। ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।